हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला। आई एम रवि सैनी और आज हम जो इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो है वो डिफरेंट फीचर्स थे। जैसे अगर हम जैसे हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। यहाँ पे इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रोविज़न है, फंडामेंटल राइट्स हैं, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने देखा था। हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है। तो इस तरह के हमने काफ़ी सारे प्रोविज़न्स जो हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब ये जो अलग अलग प्रोविज़न्स हैं, ये जो फ़ीचर्स थे वो हमने जो है अलग अलग कंट्रीज़ के जो है अलग अलग कंट्रीज़ से हमने उठाए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि सोर्स हमने कौन से प्रोविज़न किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि जो प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं वो हमारे संविधान निर्माताओं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का आइडिया था या फिर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ था। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक छोटे से थोड़े फैक्ट्स हैं जो जान लेते हैं। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था, जिसमें उन्होंने टोटल 11 सेशंस लिए थे। 11 सेशंस में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए इनको रखा गया था, इनको बनाया गया था बेसिकली चेयरमैन। तो कुल मिला के ये है कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने बेसिकली 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को थोरोली स्टडीज़ किया और उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल थे उनको वहाँ से उठाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट किया। तो वो जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविज़न उठाए हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से उठाई है। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम था, दोनों को कंपैरिजन किया तो हमने कंपैरिजन करने के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उठाया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है गवर्नमेंट की, दोनों के कोऑपरेशन के बेसिस पे चलता है। प्रेसिडेंट सिस्टम में जो है टोटली इंडिपेंडेंस होती है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन अलग काम करता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अलग काम करता है, दोनों में कोऑपरेशन का कोई स्कोप नहीं होता। ठीक है। तो सेकंड जो प्रोविज़न हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था दैट इज़ रूल ऑफ लॉ, कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उस लॉ के हिसाब से ही जो है कंट्री चलेगी और एवरीवन विल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जाता है तो लॉ बनाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कब कौन उस बिल को इंट्रोड्यूस किया करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, फिर कैसे उस बिल की स्क्रूटनी होगी, उसके प्रोविजंस पे डिबेट होगी, वो बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी या फिर जॉइंट कमेटी को भेजा जाएगा डिटेल्ड एनालिसिस के लिए और स्क्रूटनी के लिए या नहीं। वो सब प्रोसीजर जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की कैटेगरी में आता है, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। जैसे यूएस में, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। कि मतलब जो वहाँ पे प्रोविंसेस हैं 50 प्रोविंसेस हैं, वो जो है स्टेट का कोई आदमी जो है स्टेट का सिटीज़न होने के साथ साथ वो फेडरेशन का भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक सिटीज़न है। मीन्स डुअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न वहाँ पे है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। मैं बेशक मैं किसी भी स्टेट में से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास मैं एक ही सिटीजनशिप के नाम से जाना जाता हूँ, दैट इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया।
नॉट द सिटीज़न ऑफ स्टेट सेपरेटली। तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न हमने ब्रिटेन से उठाया है, ठीक है। देन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही एक स्मॉल बॉडी होती है कैबिनेट, जो कि कलेक्टिवली डिसीजन लेती है और फिर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। देन प्रोरोगेटिव राइट्स की अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स या फिर लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर वॉयलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली उन रिट्स इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये प्रोरोगेटिव रिट्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है? बेसिकली पार्लियामेंट में आपको फ्रीडम है कि आप अपने मुद्दे जो है उठा सकते हैं, जो आपने पार्लियामेंट में बोला उस चीज़ को लेके आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। यू आर नॉट लायबल टू बी शूड इन द कोर्ट आउटसाइड। सो वट एवर यू से इन द पार्लियामेंट यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, दैट इज़ पार्लियामेंट्री privileges. Then bicameralism. Bicameralism means there are two houses. One is lower house and other is upper house. Lower house is directly representing the people of the country, and upper house, that is Rajya Sabha, that is representing the states. Basically in Rajya Sabha there are the representatives of the states who work for the interest of their individual states. तो ये प्रोविजंस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म बेसिकली हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। मैं इन प्रोविज़न को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये प्रोविज़न ये क्या होता है और ये हमने कहाँ से उठाया। डायरेक्टली अगर मैं रीड आउट कर दूँगा कि ये प्रोविज़न वहाँ से उठाया तो आपको उसको रिमेंबर करने में, याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स गुड टू हैव some explanation against each individual provisions which we have borrowed from the different constitutions of the world. तो उसके बाद नेक्स्ट जो है जहाँ से हमने उठाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी 1935 पे, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। अब हमारा एक रीज़न ये भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बल्कि होना, इतना लेंथीएस्ट होना, जो कि एक सेलिएंट फीचर में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक ये वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था, जो कि इटसेल्फ एक बल्कि एक्ट है। तो इसलिए वन ऑफ द रीज़न ये भी है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि है इतना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने फेडरल स्कीम उठाई थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर की गवर्नर होना चाहिए हर एक स्टेट में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। देन जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाई थी। देन पब्लिक सर्विस कमीशंस होने चाहिए, जैसे आज की तारीख में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करने के लिए और अदर इम्पोर्टेंट सेंट्रल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करने के लिए। सिमिलरली स्टेट्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया था। देन इमरजेंसी प्रोविज़न, जैसे हमने सेलिएंट फीचर पिछली क्लास में पढ़ा था कि इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए पर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ कर सकता है। 3 टाइप की इमरजेंसी हमने पढ़ी थी। प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आगे भी हम इंडिविजुअल टॉपिक्स की जब क्लास करेंगे उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिटेल में हम कवर करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कि स्टेट को आपको कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये सब प्रोविजंस भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से उठाए हैं। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उठाया था, जो कि हमारा पार्ट 4 में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एंड स्टेट शुड कंसिडर दीज प्रिंसिपल्स वाइल फॉर्मुलेटिंग ए पॉलिसी लॉ,
ठीक है, टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि भाई राज्यसभा में जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स उठाए थे। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, वो प्रोविज़न हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर जो कोर्ट्स के पास होती है कि अगर कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसको जो है अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया जा सकता है कि ही इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो दैट इज़ थ्रू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होनी चाहिए, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं प्रोविजंस। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं कंकरेंट लिस्ट। आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट। सेंट्रल लिस्ट है जिसपे सेंटर इज़ हैविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू फ्रेम एनी लॉ एज पर द सेंट्रल लिस्ट। देन स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट उन सब्जेक्ट्स पे सोवरेन है लॉ मेकिंग के लिए। देन कंकरेंट में दोनों इक्वली जो बोलते हैं दोनों इक्वली एलिजिबल हैं लॉ फ्रेम करने के लिए, बट इन केस सेंटर भी लॉ बना देता है स्टेट भी, तो जो सेंटर का लॉ होगा वो जो है ओवरराइड करेगा स्टेट के लॉ को, अनटिल अनलेस स्टेट का लॉ जो है प्रेसिडेंट से दोबारा जो है स्पेशल एग्जाम्पशंस में नहीं आता तो। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ना, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर किसी बिल को लेके दोनों हाउसेज में लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन रही है तो जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविज़न होता है पार्लियामेंट की, वो जो प्रोविज़न है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिमिलरली कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था फेडरल विद यूनिटरी बाइसिस, का मतलब ये है कि नॉर्मल केसेस में जो है हमारा सेंटर और स्टेट अलग अलग डोमेन में काम करेंगे, बट इमरजेंसी केसेस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसका मतलब यही हुआ कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिस्टम में भी है। उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, की जो सब्जेक्ट्स सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं मेंशन किए गए हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनेगा। अब जो गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा, सेंटर करेगा। गवर्नर होना चाहिए, ये किसने बोला था, गवर्नर होना चाहिए बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने, बट उसको अपॉइंट कौन करेगा ये हमने उठाया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो भी होनी चाहिए, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया था। उसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था अंडर पार्ट 4A। टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं जो सिटीजन्स को ओबे करनी है। ठीक है, तो आइडियल ऑफ जस्टिस की जस्टिस सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रेम्बल, वो हमने बेसिकली सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। उसके बाद वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ये प्रोविज़न हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बेसिकली प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, जो आर्टिकल 368 में हमने दिया गया है
तो वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। उसके बाद फ्रेंच से हमने क्या उठाया था, फ्रेंच से बेसिकली रिपब्लिक्स एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ठीक है। एंड द लास्ट जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश होगा वही उसी के हिसाब से काम होना चाहिए और वही वैलिड प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए, ताकि वो वीडियो से उनको कुछ बेनिफिट हो सके, ज्ञान में वृद्धि हो सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।